GS1 मेंस कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ पॉइंटर्स बहुत कम है, बट जो डाइवर्सिटी है, एक एक पॉइंट को हमको शायद अलग अलग सोर्स से कवर करना पड़ेगा। तो एज वी गो अलोंग, जैसे हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो पॉइंट, जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे वहाँ पे मैं आपको उसका सोर्स मेंशन करते जाऊंगी। बट एक कॉमन सोर्स है जहाँ से हमको अपने नोट्स कलेक्ट करने हैं, वो है घटना चक्र की बुक। जो घटना चक्र की मेंस की बुक है वो आपको लेनी है और वहाँ से कवर करना है। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे जो सबसे ईजी है। गूगल के हेल्प से या फिर कोई आपके पास में कहीं कोचिंग सेंटर का नोट्स होगा, उसकी मदद से आप इसको कवर कर लेंगे। और इस 3 पॉइंट से आपको डिफरेंट क्वेश्चन बन के आते हैं और हर साल बन के आएंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पे जो कवर करने में इजी है, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे अभी भी, कल भी मैंने आपको बोल दिया कि आपको कल पेपर देना है, तब भी आप इसमें कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। आप वहाँ पे 120 वर्ड्स खुद के एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मगर इन इजी बोल सकती हूँ मैं इसको, इजी वाले जो टॉपिक है ना, इसमें अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स याद रखें तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमको ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास में रेडीमेड एग्जाम्पल्स होंगे, वहाँ पे बस जाना है। ऑलरेडी हम उस एग्जाम्पल्स को अपनी टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करे होंगे, और जब जब जो चीज़ को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ जाके हमको सोचना नहीं पड़ता, सीधा जाके अपने वहाँ पे जो भी मेमोरी होती है, मेमोरी में जो चीज़ें होती है, एग्जाम्पल होता है, वहाँ जाके आपको छाप देना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 बहुत इजी है। पॉइंट नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, और उसके बाद में विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तो सबसे पहले हम पहले 2 पॉइंट की बात करते हैं, रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। अब इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब इंडियन सोसाइटी के अंदर वी हैव टू स्टार्टिंग फ्रॉम, जब से हमको हिस्ट्री पता है ना। तो हिस्ट्री पता है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो रोल ऑफ वुमेन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में आता है हमारा ऋग्वेद पीरियड, वैदिक पीरियड के अंदर ऋग्वैदिक पीरियड आएगा। फिर उसके बाद में आएगा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड जो आ गया, लेटर वैदिक पीरियड। इसके बाद में हमारा आ जाता है मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के बाद में आ जाएंगे हम लोग अपना दिल्ली सल्तनत जो हो गया। उसके बाद में आते आते अकबर वाले टाइम पे जो अपना मुगल्स आए, मुगल के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, जो भी हिस्ट्री ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ईच कैटेगरी में जब भी अब आप इसको पढ़ेंगे, जब भी आप रिविजन करेंगे, जब भी आप बुक पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको विमेन और उसका एग्जाम्पल आया है, उसको बस आपको साइड में नोट करते हुए चलना है एक अलग पन्ने में। तो एक A4 साइज का जो एक शीट, 1 या 2 शीट आप अलग से बना लीजिए औरतों से रिलेटेड, उसके अलग अलग सेक्शन कर लीजिए, और टाइम पीरियड के हिसाब से बस आप एग्जाम्पल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक पन्ना ऐसा होगा जहाँ पे आप करंट जो विमेन, जो आप कोई न्यूज़ पढ़ने वाले हैं या फिर कोई भी करंट अफेयर का मटेरियल कवर करने वाले हैं, वहाँ पे जो आपको करंट विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई IAS ऑफिसर है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ अच्छे और 1-2 नेगेटिव एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी आप बस साइड में नोट करते जाइएगा। तो ये आपको ये आपको करना है थ्रू आउट योर प्रेपरेशन, जब भी आप GS4 के लिए पढ़ रहे हो। तो इंडस वैली के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो देखिए आर्टिफैक्ट्स हमको क्या क्या मिले हैं औरतों के। एक तो हमको मदर गॉडेस मिला है आर्टिफैक्ट के नाम पे, और सेकंड तो उसका मतलब है कि हम भगवान की पूजा करते थे, जिसमें हम मदर गॉडेस मतलब मदर औरत को गॉडेस की जैसे, देवी देवताओं के जैसे पूजा करते थे, है ना, उस तरीके से। उसके बाद में हमें और क्या मिला है इंडस वैली से, हमको डांसिंग गर्ल मिला है। तो डांसिंग गर्ल मतलब विमेंस, तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड औरतों का एसोसिएशन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ों से भी हुआ है ना। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल को लेके। अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें, तो जो उस समय के जो पोएट वगैरह थे, घोषा हो गया है ना, लोपमुद्रा हो गए, कुछ कुछ ऐसे कॉमन नाम है, अपाला हो गए, है ना। तो आपको जब जब ये सारे नाम कहाँ मिलेंगे, ये आपको हर जगह मिले हैं। इसका हमने घटना चक्र में जब हम प्री के लिए पढ़ रहे थे, तो इनके नाम हमको उस समय पे मिले हैं। इसके साथ साथ आई थिंक जब घटना चक्र आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। नहीं भी मिला तो अगर आप एक बार NCERT ग्लांस जब करेंगे, एक एक बार देखेंगे कि कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए, तो वहाँ से आपको औरतों का जो भी एग्जाम्पल मिलता है वो आपको नोट करना है। बहुत ज़्यादा आपको कलेक्ट नहीं करना है। ईच टाइम पीरियड के लिए अगर आपने 2 या 3 नाम भी रिकलेक्ट कर देते हैं, और एग्जाम में आप 2-2 नाम को रिप्रोड्यूस कर देते, तो मोर देन इनफ होगा। इंडस वैली में मे बी 10 या 15 आर्टिफैक्ट होंगे औरतों को लेकर, एग्जाम्पल तो आपको सिर्फ 2 ही देना है ना। मतलब अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो और उसको आपको सब्सटैंशिएट करना है विथ एग्जाम्पल, तो हमें 1 या 2 एग्जाम्पल लिख के एटसेट्रा लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम कलेक्शन भी हम 2 या 3 एग्जाम्पल करेंगे, उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे। उतना ही हम कलेक्ट करेंगे जितना हम
वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल को नोट कर लेना है। इसके अलावा जैसे अगर हम आते हैं आगे, क्षत्रियों की बात हो गई, गार्गी एंड मैत्री का नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वो आप याद रखिएगा वैदिक पीरियड के टाइम पे। अगर हम एपिक्स की बात करें तो महाभारत और रामायण में सीता का लिख लीजिएगा, कुंती का लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सूर्पनखा इन द नेगेटिव रोल, है ना, तो कुछ कुछ नाम आपको पता, द्रौपदी का नाम लिख लीजिएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें बस आपको औरतों का एग्जाम्पल ध्यान में होना चाहिए कि जहाँ पे भी ऐसे बोल लीजिए, एथिक्स बोल लीजिए, GS1 बोल लीजिए, GS2 बोल दीजिए, जहाँ पे भी आप औरतों का नाम मेंशन कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड के साथ में आप कर रहे हैं, तो बस वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में वो नाम को लिख लेना है। आप एग्जाम्पल रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का मदर गॉडेस, इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन सिंस द वैदिक पीरियड, और उसके पहले से अगर हम बताना चाहें तो आप इन एग्जाम्पल को रिपीट कर सकते हैं। GS1 में भी आप सेम एग्जाम्पल लिखिए, GS2 में भी सेम एग्जाम्पल लिखिए, GS4 में भी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कलेक्शन आप दो एग्जाम्पल करिए, उसको रीयूज़ करिए अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो विमेन का यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जब हम विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि जो भारत स्त्री मंडल वगैरह जो है ना, वहाँ से हमारा विमेन एक्चुअली ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट की थी। तो इनिशियल पार्ट में जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो अपर क्लास की लेडीज़ लोगों ने किया था, है ना। उसके बाद में आप आ जाइए 1957 के समय पे विमेन ने क्या रोल प्ले किया, उस समय पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे। और वो सब होने के बाद में आप फिर जैसे गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी के बाद कौन कौन से विमेन ने कहाँ कहाँ पे क्या किया है। रिवॉल्यूशनरी विमेन्स भी हैं, है ना, जो अपना सूर्या सेन के साथ में जो लोग थे, है ना, तो उन सब के बस नाम जब कल्पना दत्ता हो गई, है ना, जब आपको जो नाम पता चल रहा है औरतों के नाम, उसको बस आप साइड में एग्जाम्पल के जैसे रखिएगा। और उसके बाद में एग्जाम के 10-15 दिन पहले भी हम रिवाइज करने लग गए एग्जाम्पल को, तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद में आपको पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़, तो पॉपुलेशन का बात है तो यहाँ पे आपको वो स्टेजेस पता होने चाहिए। ये आप अगर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के स्टेजेस अगर आप देखते हैं ना, तो कैसे कौन से टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ, क्योंकि है ना, कौन से फेमाइन वगैरह बहुत था, है ना। उसके बाद में किस तरीके से पॉपुलेशन एक बार नेगेटिव भी गया है, नेगेटिव होने के बाद में फिर कैसे पॉपुलेशन राइज़ किया, पहले तो शार्प तरीके से राइज़ किया, फिर उसका ग्रोथ कम हुआ उस तरीके से, और अब पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन पे है। तो ये स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा, किसी भी UPSC के वेबसाइट से बस आप डालिएगा कि पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़ GS1 मेंस UPSC, और 2-3 वेबसाइट छान लीजिएगा, ये आपको इसके ऊपर आप राइटअप तैयार करिएगा। एग्जैक्ट आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कौन से वाले सेंसेस में पॉपुलेशन नेगेटिव गई थी, कौन से वाले सेंसेस में पॉपुलेशन शूट कर गई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में पॉपुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं 5 या 6, उसको आप लिख लीजिए, ये आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका सोल्यूशन कि गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉपुलेशन को लेकर, पहले क्या करी, अभी क्या कर रही है ना। तो यहाँ पे आप यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल डाल सकते हैं, क्योंकि यूपी ने भी अपना पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आई है, राइट, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। तो ये एग्जाम्पल आप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो करंट का न्यूज़ हो गया है ना। उसके बाद में वे फॉरवर्ड दे दीजिएगा कि और गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पावर्टी से रिलेटेड, है ना, पावर्टी और डेवलपमेंट चैलेंजेस, तो ये हमने GS3 में भी बनाया है, तो वहाँ का अगर आप सेम पॉइंटर्स डालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको GS1 की बुक में कुछ एडिशनल पॉइंट मिलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। तो पावर्टी को पहले आप डिफाइन करना है, फिर कौन कौन सी कमिटी है, हमारे कंट्री में पावर्टी कैसे मेजर की जाती है, कैलोरी बेस पे की जाती है कि किस बेस पे की जाती है। उसके अलावा हमको ये देखना है कि कौन से कमेटी की रिपोर्ट हम देखते हैं। उसके साथ साथ में इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, कंट्री ने क्या किया है, उसके करने के बाद में जो हमारा UNDP का जो डेटा है, मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, है ना, वो वाला डेटा आपको हर जगह पे डालना है कि कैसे इंडिया ने इतने मिलियन लोगों को मल्टी डिमेंशनल पावर्टी से निकाला है, और उसके बाद भी करेंटली इंडिया में इतने करोड़ गरीब बच चुके हैं, है ना। तो ये आपका वो जो डेटा है ना, वो आपके पास में होना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे गरीबी का नाम आया वहाँ पे उस डेटा को आप रिपीटेटिवली रिपीट कर सकते हैं। हर जगह नहीं आएगा। रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप GS3 के हर क्वेश्चन में डाल देंगे। रिपीट का करने का मतलब है कि एक डेटा को आप GS1, GS2, GS3, GS4, अगर आपको पावर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती है तो उस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं रिपीट मोड में। ऐसे में भी यूज़ हो जाएगा, सेम चीज़ें, है ना, एथिक्स में भी यूज़ हो जाएगा। उसके बाद में अलग से फिर ये हमारा पावर्टी एक टॉपिक था। उसके बाद में और उससे रिलेटेड डेवलपमेंटल चैलेंजेस और गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड वे फॉरवर्ड। उसके बाद में अर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, और अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, करंट
सेंसस टू 2011 वाला जो चैलेंज जो सेंसस था उसमें कितने परसेंट अर्बन में रहते हैं, कितने परसेंट रूरल एरिया में रहते हैं। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक ने हमें एस्टिमेट किया था कि बाय 2035 कितना होगा, बाय 2050 उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने लिखा है। ये सारा डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? घटना चक्र की बुक में आपको रीसेंट एग्जाम्पल मिलेंगे। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जब भी आप कोई डेटा लिख रहे हैं, तो उसको इस तरीके से रखिए, वो आपके नोट्स में हाईलाइटेड रहना चाहिए, हाईलाइटेड पोर्शन ऑफ योर नोट्स होना चाहिए, ताकि वो आप कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपकी लाइफ में इंटरनलाइज हो जाने चाहिए। और जहाँ जहाँ पे भी आपको गरीबी का नाम आ रहा है, पॉपुलेशन का नाम आ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन का नाम आ रहा है, आप इस डेटा को यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एक तो अर्बनाइजेशन का वो हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप क्या रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं? एलपीजी रिफॉर्म कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद में हमने कौन सी गवर्नमेंट लेके आई, कौन से ईयर में लेके आई। उसके बाद में जब वो 5 ईयर प्लान था एलपीजी के बाद का, उसके बाद हमारे क्या इम्प्रूवमेंट रहा, तो आपको वो ट्रेंड कम से कम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है आपका, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म, तो आपको लिबरलाइजेशन अलग से पता होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद में उसका जो इम्पैक्ट है, तो किसका इम्पैक्ट बोल रहे हैं? तो लिबरलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन, उनका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है ऑन इंडियन इकोनॉमी में कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, पॉलिटी में कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, और सोशल स्ट्रक्चर में कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। क्योंकि देखिए लिबरलाइजेशन एलपीजी के बाद तो हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, राइट, तो वो तो सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं। इसके साथ साथ में एलपीजी रिफॉर्म के बाद ही तो जो आप टर्म सुने होंगे ना कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, विमेन इन एग्रीकल्चर अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो घर के आदमी हैं रूरल एरिया में, वो शहर जा रहे हैं काम के चक्कर में, तो एग्रीकल्चर का बोझ किस पे आ गया है? औरतों पे आ गया है। ये तो हमें पता है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात बोली थी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ये आपको अलग से प्रिपेयर करना है, फिर पॉलिटी में क्या इम्पैक्ट है और सोशल स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट है। फिर इसी के अंदर आपका आ जाएगा कि लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट विमेन में क्या हुआ। अच्छा, जो इम्पैक्ट और इफेक्ट है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, है ना। तो जब भी आपको इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होता है। जब भी आपको इम्पैक्ट और इफेक्ट पूछा जाए तो उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आपको बताना पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ इकोनॉमी में, पॉलिटी में एंड सोशल स्ट्रक्चर में। फिर प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके 5 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा? गूगल भी कर सकते हैं और साथ में आपका घटना चक्र से भी ये मिल जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब आप जो पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9 है ना, 3 या 4 घंटे में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और आप देखेंगे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन इन चारों टॉपिक से आता है ना। पर पॉइंट से एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी बनते हैं अलग अलग साल में। पर 4 क्वेश्चन तो आप मिनिमम लेके चल सकते हैं इन 4 पॉइंट से। ईजी है, 2-3 घंटे में कवर हो जाता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल आपको इस तरीके से रटे होने चाहिए कि आपको जब भी ये वाले 4 पॉइंट में से क्वेश्चन बने ना, तो वो आप 5 से 5.5 मिनट में ख़त्म कर ले, ताकि आप जो यहाँ से टाइम सेव करेंगे ना, वो आप बाकी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इन 4 पॉइंट में आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, ओके। देखिए, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये क्या होते हैं, इस टर्म को आपको, इन चारों टर्म को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में ये these 4 terms, how these 4 terms are associated with the problems in the society। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है। कम्युनलिज्म का सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, कम्युनलिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। जब कम्युनलिज्म एक्सट्रीम मोड पे पहुंच जाए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। मगर अगर कोई सोसाइटी कम्युनल है, एग्जाम्पल अगर आप मुस्लिम और मुस्लिम भाईचारा फैला रहे हैं, हिंदू अगर हिंदू भाईचारा फैला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मुस्लिम लोग को अपने ही कम्युनिटी के लोग को लोन दे देता है, कंसेशनल अमाउंट पे लोन मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत स्पेशली जैन सोसाइटी में होता है कि जैन लोग की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हम साहू लोग, हमारी साहू की सोसाइटी होती, तो हमारे यहाँ पे जब भी किसी कोई बीमार पड़ता है, कोई उस तरीके से बीमार होता है, तो हम सोसाइटी क्या करती है,
इंडिविजुअल लेवल पे हम पैसे कलेक्ट करते हैं और उनकी बीमारी का खर्चा उठाते हैं। किसी बेटी की अगर शादी नहीं होती है तो वो सोसाइटी पे जब ये बात रखते हैं तो वो सोसाइटी वाले वो क्या करते हैं, हम वो पैसे कलेक्ट करके उनकी बेटी की शादी कराते हैं। या फिर अगर एजुकेशन के लिए देना है तो वो एजुकेशन लोन भी देते हैं, 0% लोन पे भी हम लोन देते हैं सोसाइटी जब इन्वॉल्व होती है। तो इन सारी चीज़ों का देखिए जनरली लोग सारे, क्योंकि इसको न्यूज़ जब आप सुनोगे ना तो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सिक्योलरिज्म, इसको बस ना प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। तो प्रॉब्लम से जोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट होने वाले हैं, इसी के बीच में आपको पलना बढ़ना है। तो इसके आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी अगर अगर आपका कहीं ट्राइबल एरिया में या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है पॉपुलेशन, या फिर कोई ऐसे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है, उस जगह पे अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं आप कम्युनलिज्म कर रहे हैं, आप मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं, या फिर आप हिंदू हिंदू बहुत कर रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए बहुत हार्म है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको वहाँ पे उन्हीं की लैंग्वेज में ये समझाना है और उनके प्लस पॉइंट को बढ़ावा देना होगा, और उनकी जहाँ भी नेगेटिव बातें हैं उसको आपको बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से रखनी पड़ती है ना। तो अब आपको जब आप मेंस लिख रहे हैं ना, तो लिखने के समय आप अपने दिमाग को भी, आपकी पर्सनल आइडियोलॉजीज को साइड में रखिएगा, और हमेशा हर चीज़ का जब भी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट भी था। डलहौजी को पता है हमें कि डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किए हैं इंडियन सोसाइटी में, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत था। मगर उनके कारण ही तो टेलीग्राफ आया है, टेलीफोन लाइन लगा है, रेलवे लाइन लगा है ना। तो वो मॉडर्न इंडिया का क्या बोलते हैं आप, बेसिक मतलब बोलते हैं ना कि उन्होंने वो पिलर डालने में काम आए थे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के। तो एवरी टर्म विच यू आर गोना डील विद, इसका आपको पॉजिटिव पॉइंट भी पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या होंगे सोचिए। रीजनलिज्म के पॉजिटिव पॉइंट ये होंगे कि जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट होता है। जब वहाँ के लोग माइग्रेट करने से मना कर दे कि नहीं हम क्यों जाएं बड़े शहर में, वो बड़े शहर की फैसिलिटी आप हमको यहाँ ला के दो, तब हम आपको वोट देंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रिंगिंग द जॉब टू द पीपल रादर देन पीपल माइग्रेटिंग टू द जॉब। तो रीजनलिज्म के भी बहुत अपने अपने होते हैं। इससे माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है ना, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। और जब भी ये होता है तो डेमोक्रेसी हमेशा स्ट्रेंथन होगी ही होगी, है ना। तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट से मत सोचिएगा, सिक्योलरिज्म के भी नेगेटिव पॉइंट मत सोचिएगा, कम्युनलिज्म के भी 5 पॉजिटिव पॉइंट सोच के रखिएगा। हैं पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सिर्फ न्यूज़ वालों की बातें और द हिंदू पढ़ के नेगेटिविटी मत लाइए, अपने दिमाग को चलाइए। और पॉजिटिव पॉइंट अगर आपके खुद से नहीं डेवलप हो रहे हैं तो व्हाट कैन बी, आप गूगल करिए ना, गूगल में लिखिए कि पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ कम्युनलिज्म, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ सिक्योलरिज्म, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ रीजनलिज्म। खुद से अगर आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हैं तो गूगल करके वो पॉइंटर्स को अपने कम से कम रेडी रखिए, है ना, कॉपी पेस्ट करिए उस चीज़ को। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे आप पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 कवर कर लिए, उसके बाद में सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर। तो जब भी सोसाइटी की बात होती है वो और कल्चर की बात होती है तो कल्चर में आपका आर्ट, आर्किटेक्चर, वो सब आ जाएगा। इसके आपको कहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, तो इसके आप गूगल कर लीजिएगा, ये तो एक सोर्स है। और प्लस घटना चक्र ने भी इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। दी ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इज, जब भी आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आर्ट के अंदर आपका लिटरेचर आ जाता है ना, डांस आ जाता है, पेंटिंग आ जाती है। तो जब आप डांस की भी बात करते हैं तो इंडस वैली में डांस का जो एग्जाम्पल है वो 1-2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जहाँ पे भी डांस की बात आई है वहाँ पे, है ना, तो जैसे अपना अपना क्या था, कौन सा, अथर्ववेद में जो हमारा डांस वगैरह का, या फिर अपने आई थिंक सामवेद होता है ना जहाँ पे मेलोडी का डिस्कशन हुआ है, अथर्ववेद नहीं सॉरी सामवेद में। तो सामवेद में अपनी मेलोडीज जो डिस्कशन हुई है तो वहाँ पे राग की बात स्टार्ट हो गई थी, जो सारेगामापा है ना उसका मेंशन सामवेद में हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो एंशंट इंडिया में क्या हुआ है, मिडीवल इंडिया में क्या हुआ है और मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ है, इसका आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए विथ एग्जाम्पल। तो डांस के एग्जाम्पल याद साइड रखिएगा। क्लासिकल डांस फिर हो जाएगा, डांस को हम डिवाइड करेंगे क्लासिकल एंड रीजनल। तो जब भी हम रीजनल डांस करें तो ओवरऑल इंडिया का आपको रीजन पता होना चाहिए। 2-3 एग्जाम्पल, जैसे पंजाबी डांस हो गया, भांगड़ा हो गया, है ना, गरबा हो गया, तो ये आपके ओवरऑल इंडिया की बात हो गई गुजरात में। और अगर आप उसको आप यूपी का रीजनल ले आइए, फिर यूपी के अलग अलग रीजन में जो जो डांस होते हैं, जो जो सॉन्ग होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपके पास में होने चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे नोट्स दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एग्जाम्पल कैसे नोट्स का पार्ट होना चाहिए।
जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वाली जो बुक थी रेड कलर की, ठीक है, एनसीईआरटी की, वहाँ पे पेंटिंग और मौर्यन आर्ट और भीमबेटका पेंटिंग वगैरह की बात की थी ना। तो देखिए उसका मैंने जो जो नोट्स बनाया, तो मेरे नोट्स का पार्ट क्या था, मैंने सिर्फ हेडिंग डाला पेंटिंग, पेंटिंग की हेडिंग डालने के बाद में लोअर पालियोलिथिक में कोई भी एविडेंस नहीं था इंडिया में, मैंने इसको डाल दिया ताकि मुझे एक सेंटेंस बनाना पड़े तो ठीक है। अपर पालियोलिथिक से स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट मैंने डेट डाला है कब फर्स्ट पेंटिंग डिस्कवर हुई, उसके बाद में कौन कौन से जगह पे हुई ये डाल दिया हो और एग्जाम्पल डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में रॉक शेल्टर पेंटिंग का जो था उसको अगर मुझे डिस्क्राइब करने को आ गया कि रॉक शेल्टर पेंटिंग के फीचर्स बता दीजिए, तो बस मैं वही बता दूंगी कि कैटेगरीज थी 3 कैटेगरी, ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी का ये अगर आप देखेंगे ना, इतना पूरा कवर किया है अराउंड अबाउट 300-400 वर्ड में। 300-400 वर्ड के मैंने कैसे 10 वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल के आए हैं जिसको मैं आंसर राइटिंग में यूज़ करूँगी। तो आपको भी इतना दिमाग होना चाहिए, इतना दिमाग आपका लग जाना चाहिए कि जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं उसमें से आपके नोट्स का सिर्फ वो पार्ट होगा जो आप आंसर राइटिंग में प्रोड्यूस करेंगे। और आपको तो पता है कि एक पॉइंट में कितना लिख सकते हैं हम, 5 से 8 वर्ड, मुश्किल से 10 वर्ड लिखेंगे आप एक पॉइंट में, 10 वर्ड से ऊपर तो आप लिखेंगे नहीं। तो क्यों ना आपके नोट्स का पार्ट भी सिर्फ 10 वर्ड हो मैक्सिमम, है ना। तो देखिए मुझे पता था कि वो कैटेगरी में डिवाइड है, ये पूरा ना आप देखेंगे, अगर आप खुद देख लीजिएगा बुक खोल के, ये पूरा 3-4 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसका मैंने क्या किया है, द रॉक शेल्टर पेंटिंग डिवाइड हुआ है 3 कैटेगरीज में, जिसमें मैन दिखाया गया और इस तरीके से मैन को शो किया है, एनिमल इस तरीके से शो किया गया है, ज्योमेट्रिक पैटर्न इस तरीके से शो किया गया है। तो मैं क्या करूँगी, जब उसको लिखूंगी तो पूरा सेंटेंस बना के लिखूंगी, और फॉर एग्जाम्पल में ये अगर मैं पिक्चर थोड़ा सा बड़ा सा पिक्चर बना देती हूँ तो वो दिखने में भी अच्छा आंसर हो जाएगा, और क्योंकि मैं डायग्राम के साथ में इसको शो कर रही हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में वो कौन कौन से कलर, तो मुझे कलर के नाम पता होना चाहिए, तो बस कलर लिखा है मैंने और 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। मेन मोटिव्स कौन कौन से थे, तो एनिमल है, लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल हो गए, फिर मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल जो होता है ना, जहाँ पे हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिख सकें मेरे नोट्स का, बट बस वही पार्ट होता था। वेवी लाइन हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, सीन कौन कौन सा था, डांसिंग का सीन, हंटिंग का सीन, कौन कौन से एनिमल थे, हॉर्स राइडिंग का सीन है, एलिफेंट है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद में भीमबेटका पेंटिंग के लिए मैंने क्या किया, भीमबेटका पेंटिंग का बस देखिए मेरे को इतना सा ही मैंने लिखा है, उसके ऊपर मैंने नहीं लिखा है। इतने से ही अगर भीमबेटका पेंटिंग के ऊपर मुझे बनाना आए तो इससे मैं आंसर बना लूँगी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए कहाँ पे पाया गया, कौन से एज को बिलोंग करता है, उसके बाद में डिस्कवर कब हुआ और किसने किया, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर भीमबेटका पेंटिंग का मैं फीचर्स बताऊँ, तो आप मुझे बताइए, जब भीमबेटका पेंटिंग पालियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के का ही होता है तो उसके फीचर्स तो यही होने वाले हैं रॉक शेल्टर पेंटिंग के, क्योंकि भीमबेटका पेंटिंग तो रॉक शेल्टर पेंटिंग ही था ना। तो जो रॉक शेल्टर पेंटिंग का जो फीचर होगा वही भीमबेटका का फीचर होगा। तो एक बार मैंने ये फीचर को रट लिया, उसके बाद में भीमबेटका का स्पेसिफिक मेरे नोट्स बन गए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक, रिपीट द फीचर्स, किसके फीचर, रॉक, क्योंकि वो भीमबेटका इज द रॉक शेल्टर पेंटिंग ओनली। तो जो रॉक शेल्टर पेंटिंग का जो मैंने यहाँ पे फीचर लिखा है उसी को अगर मुझे स्पेसिफिक भीमबेटका में डालना आए तो मैं डाल सकती हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि मौर्यन पेंटिंग है ना। तो आपको क्या करना है, मौर्यन पेंटिंग का बस जिस तरीके से यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है रॉक शेल्टर का, मौर्यन पेंटिंग के भी आप बस 5 पॉइंट लिख लीजिए। वो लिखने के बाद में अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि अकबर के टाइम पे पेंटिंग का फीचर बता दिए, तो अकबर का टाइम पीरियड आपको याद होगा तो लिख लीजिए, नहीं भी याद होगा तो आप बोल दीजिए कि अकबर वॉज वेरी कीन इंटरेस्ट था, अकबर हैज शोन कीन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर during his period. Many paintings have been many well known paintings and poets have been क्या बोल सकते हैं आप उसको, patronized, है ना, और many famous paintings have been discovered from the अकबर का पीरियड, ऐसा करके आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उसके बाद में जो भी आपको मुगल टाइम पे जो आप कॉमन फीचर थे ना मुगल के पेंटिंग का, तो वो आप लिख दीजिए अकबर के समय का। अगर आपको स्पेसिफिकली याद नहीं है तो, स्पेसिफिकली याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके आप कोई भी आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा जब अपर पालियोलिथिक पीरियड जब आया ना, तो वहाँ पे पेंटिंग जो थी, जो लोअर पालियोलिथिक पीरियड था वहाँ पे बड़ी बड़ी पेंटिंग थी। फिर अपर पालियोलिथिक में जो एनिमल फिगर्स है वो छोटे होते गए, तो उस पर भी ना पालियोलिथिक में, अपर पालियोलिथिक में ह्यूज एनिमल फिगर थे एंड मेसोलिथिक में स्मॉल साइज हो गए। ये मुझे कहाँ से मिला है, ये वाला और ये वाला, ये भी मुझे
आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो बुक है ना लाल वाली, वहाँ से मिली है, NCERT की। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने पॉइंटर लिख दिया, अगर मौर्यन आर्ट के बारे में पता चल गया कि मौर्यन आर्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, गैंगेटिक वैली के पास था, उस समय पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का पार्ट था, शमन ट्रेडिशन इसको बोलते हैं, ठीक है, मगधा एमरजुरा था, तो वहाँ से फिर यक्ष एंड यक्षिणी जैनिज्म उसका असिमिलेशन था। बुद्धा के टाइम पे हमने पिलर, स्तूपा, चैत्य विहाराज ये सब थे, रॉक कट पेंटिंग थे। उसके बाद में पिलर कंस्ट्रक्शन हुआ है। फिर पिलर के बारे में भी यहाँ पे एक्मेनियन पीरियड जो था ना 550 BC के समय पे, तो एक्मेनियन पिलर को और मौर्यन पिलर को आपको कंपेयर करने के लिए 5-5 पॉइंट रेडी रखिए। अगेन जब भी कंपैरिजन की बात कर रहा है तो कंपेयर का मतलब सिर्फ डिफरेंस नहीं होता है, आपको कम से कम 2 सिमिलैरिटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पिलर के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो पिलर की सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। वैसे ही जैसे भरूच स्तूपा वगैरह का हो गया है ना, भरूच स्तूपा एंड सांची स्तूपा के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, तो कंपैरिजन करने पूछेगा तो भरूच और सांची स्तूपा में 2-3 सिमिलैरिटीज़ बता दीजिएगा और उसके बाद में आप 3-4 डिफरेंसेस बता दीजिएगा। तो ये आपको ये सारा मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है, सिर्फ आपको नोट्स मेकिंग का आर्ट आना चाहिए कि नोट्स इस तरीके से बनाएं कि आप आंसर राइटिंग में उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ये देखिए द्रविड़ एंड नगर के बारे में हमेशा डिफरेंस पूछता है, तो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंटर्स इस तरीके से लिखा है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, छोटे से में इतने से ही जगह पे मेरे डिफरेंसेस आगे जब मैं रिवीजन करूँगी बार बार तो ये 7 पॉइंटर्स मेरे लिए हैंडी होंगे। 7 पॉइंटर्स किसी चीज़ के लिए अगर आपके पास में हैंडी है तो बस आपको एकदम अच्छा आंसर आपसे बन जाएगा। अब इंडियन लिटरेचर की अगर बात करते हैं, अगर मेरे उसके नोट्स देखेंगे तो देखिए मैंने लिटरेचर में पहले तो वैदिक पीरियड में लिखा है, उसका डेट डाल दिया ताकि मैं वहाँ पे स्पेसिफिक डेट डाल सकूँ। ऋग्वेद के समय पे क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, देखिए बोलते हैं ना मेलोडीज़ होता है, चैंटिंग होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए, मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिख दिया है, ब्राह्मणास का उपनिषद का एग्जाम्पल लिखा है। फिर एपिक्स है ना, वाल्मीकि जो थे, महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है ये। उसके बाद में क्लासिकल लिटरेचर के बारे में अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे स्पेसिफिक टू संस्कृत हो जाए तो संस्कृत में ड्रामा हो गया, उसके बाद में पोइट्री हो गई, उसके बाद में अदर्स के भी कुछ नाम हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका ये क्लासिकल लिटरेचर के अंदर आ रहे हैं। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगे, घटना चक्र से ही आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको वहाँ से अपने नोट्स का क्या पार्ट बनाना है उसको आपको इंटेलिजेंटली गैस करना है। हो सकता है जब आप इनिशियल स्टेज पे नोट्स बना रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स ना बना पाएँ, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप नोट्स बनाना स्टार्ट तो करिए, आप देखिएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके नोट्स कम होते जाएंगे, आपको आइडिया आता जाएगा कि आपको कैसे नोट्स बनाने। और ये तो मैं PDF अपने टेलीग्राम में शेयर करूँगी, तो आपके पास में ये PDF को साइड में रखिएगा एज अ रेफरेंस के लिए कि आपको नोट्स अपना कैसे लिमिटेड रखना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट नोट्स बनाती हूँ, बट मैं कम से कम उतना नोट्स बना लेती हूँ, मुझे उतना नॉलेज आ गया है कि नोट्स कितने होने चाहिए, और जब मैं ये नोट्स बनाती हूँ तो मैं इसको अपने एग्जाम्पल्स जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ तो मैं यूज़ कर पाती हूँ। तो आई मे नॉट बी परफेक्ट बट आई विल बी एटलीस्ट, आपका जो परफेक्शन में जब आप जा रहे हैं ना उस पाथ में आपका इनिशिएट करने में मेरे नोट्स आपको काम आ जाएंगे। और उसके बाद में जब भी इंसान किसी चीज़ से स्टार्ट करता है तो आप हमेशा मुझसे बेटर नोट्स बनाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। मेरे नोट्स सिर्फ आपको हेल्प करेंगे कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। मेरे नोट्स के सहारे आप स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करिए और आप देखिएगा मेरे से मच बेटर नोट्स आप बनाएंगे। उसके बाद आप देख लेते हैं पॉइंट नंबर 11 जाने के पहले देखिए पॉइंट 6, 7, 8, 9 यहाँ से मिनिमम 4 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 4 to 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगर हम 4 भी पकड़ के चलते हैं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आए, पॉइंट नंबर 10 से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मगर आप मिनिमम 1 क्वेश्चन भी पकड़ लिए तो देखिए आपके ऑलरेडी 5 क्वेश्चन रेडी हो गए। 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन में से 1/4 जो आपका पार्ट है वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है। अभी तक आपने हिस्ट्री नहीं छुआ है और ज्योग्राफी नहीं छुई है, ना ही आपने आर्ट एंड कल्चर की अभी तक बुक छुई है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो तो इसका पार्ट नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का एग्जाम्पल अपना नोट्स बताना था मुझे। बट अभी देखिए अभी तक जितने भी हमने नोट्स पढ़े ये आपको गूगल से होगा और घटना चक्र की बुक से कवर करने बोला है। यहाँ पे अभी हमने मेन स्ट्रीम जो भी बुक है जो हमको स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ना है वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है और हमारा 5 आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। तो आप जब सिलेबस को इस तरीके से देखते हैं तो आपका काम ईजी हो जाता है। अब आपको सिर्फ वो 15 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो अब पॉइंट नंबर 11 में आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 11 से एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आएगा, सब नहीं आएगा, इनमें से एक कोई भी एक फिनोमिना पकड़ेगा उसके ऊपर पूछ लेगा। तो जो पॉइंट नंबर 11 है पहले देखते हैं क्या बोल रहा है कि सेलिएंट फीचर आपको बताना है फिजिकल ज्योग्राफी का विच इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट, विंड्स एंड ग्लेशियर, ठीक है।
तो इसके ऊपर आपका स्कोप क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको इसको डिफाइन करना आना चाहिए कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक, व्हाट इज़ सुनामी, व्हाट इज़ वोल्केनो, व्हाट इज़ साइक्लोन, व्हाट इज़ ओशन करंट, व्हाट इज़ विंड, व्हाट इज़ ग्लेशियर। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। इसको आप जैसे हम बचपन में लिखते थे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक, वैसे बिल्कुल एक 3 लाइन का आंसर आपको प्रिपेयर करना है गूगल सर्च करके, ठीक है। तो इसके पीछे आपको जैसे हम डेफिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वैसी इसकी डेफिनेशन आपके पास में होनी चाहिए। डेफिनेशन होने के बाद में आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मैकेनिज्म मतलब इसका ओरिजिन क्या है, कि अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, सुनामी कहाँ पे आता है, व्हाट इज़ इट्स मैकेनिज्म, वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे होती है, हर जगह पे तो होती नहीं है। साइक्लोन जब होता है तो साइक्लोन का मैकेनिज्म क्या है, ओरिजिन कहाँ से होता है, व्हाट आर द कंडीशन, 4 या 5 पॉइंट आपको कंडीशन के पता होने चाहिए कि जब ये 1 2 3 4 किसी एरिया में कंडीशन होता है तो अर्थक्वेक आता है, जब ये 1 2 3 4 कंडीशन होता है तो सुनामी आता है। तो आपको कंडीशन, मैकेनिज्म, ओरिजिन, ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड के वो कौन से लोकेशन हैं और इंडिया के वो कौन से लोकेशन हैं जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, जो कि सुनामी प्रोन है, जो कि साइक्लोन प्रोन है, जो कि जहाँ के ओशन करंट इम्पैक्ट करता है, जहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपको मैप में लोकेट करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए और आपको वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए। कहाँ से बनाएंगे मैं आपको लेटर पार्ट में आपको शेयर कर दूंगी। बहुत सारे लोगों ने, आप खुद भी यूट्यूब में जाइए, हाउ टू ड्रॉ इंडिया का मैप इन 20 सेकेंड्स, हाउ टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप इन 20 सेकेंड्स बोल के बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाला हुआ है। जिसका भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैप की ये जो पॉइंट नंबर 11 है, इसमें आपको मैप का यूज़ आपको करना है। पॉइंट नंबर 10 में भी आपको मैप का यूज़ करना है ना। वाटर रिसोर्स कहाँ कहाँ पे, अगर आप इंडिया के मैप में दिखा दें, वर्ल्ड मैप में दिखा दें, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया के मैप में है, और कौन कौन से टाइप ऑफ सॉइल इंडिया के मैप में है, कौन कौन से टाइप ऑफ सॉइल एंड फॉरेस्ट वर्ल्ड मैप पे है, ये लोकेट करके आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो ये आप इसको आपको तैयार करना है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, इन सब के लिए आपको, अब देखिए अभी तक मैंने क्या बोला था कि आपके पास में 1/4 A4 साइज़, मतलब आपको 50 से 100 वर्ड में बोला था। मगर अब जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 11 आपका शायद एक A4 शीट ले लेगा, ठीक है। इसका मैंने आई थिंक अपनी नोट्स का एग्जाम्पल भी डाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप ये देख पा रहे हैं, इस पेज में ये पूरा A4 साइज़ मैंने लिया है। नोट्स किसका बनाया है मैंने, वार्म लोकल विंड्स का। सिर्फ वार्म लोकल विंड्स का मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया है। वैसे ही मैंने कोल्ड लोकल विंड्स का भी नोट बनाया है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया कि विंड क्या होती है, तो विंड को मैंने यहाँ पे बिल्कुल जैसे बचपन में हम डिफाइन करते थे ना, वैसे डिफाइन कर दिया है। व्हाट इज़ द लोकल विंड, तो इट इज़ अ नॉन पीरियोडिक विंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट सोर्स रीजन बाय द मैकेनिज्म ऑफ डाउनवर्ड स्लोप या डाउन स्लोप कंप्रेशन हीटिंग, ऑल्सो कॉल्ड एडियाबैटिक हीटिंग। और उसके बाद में ये मैप के, ये डायग्राम के थ्रू मैंने एडियाबैटिक हीटिंग को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो अगर मुझे वार्म लोकल विंड के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये मेरा रेडी, बिल्कुल ये प्रोटोटाइप रेडी है। मैं इसको रट लिया है, डायग्राम को रट लिया है, ताकि मुझे वहाँ जाके सोचना ना पड़े। वैसे उतार दूंगी और एग्जाम्पल को भी वैसे बता दूंगी। उसके बाद में कभी कभी हो सकता है कि मेजर वार्म विंड्स पूछ लिया जाए और उसका इम्पैक्ट पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए शिनूक जो था, हमने पढ़ा है ना प्री में, शिनूक क्या है, वार्म मॉइस्ट वार्म विंड है। कहाँ पे होता है, सी से कोस्ट की तरफ जाता है। कौन से वाले में, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में है, रॉकी माउंटेन में। और उसके बाद में उस कहाँ क्या क्या करता है, तो इट हैज़ अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द वेजिटेशन, ठीक है। ये हो गया। फॉइन के बारे में थोड़ा सा लिख लिया, सिरोको के बारे में लिख लिया, सैना आना के बारे में लिख लिया, लू के बारे में लिख लिया। तो ये बस मैंने मेजर विंड और उसके इम्पैक्ट को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद में मैंने ओशन करंट का भी, देखिए मैंने पहले यहाँ से घटना चक्र में ये वाला डेफिनेशन दिया है, बट मुझे लगा कि इससे बेटर डेफिनेशन मैंने जब दृष्टि का है आई थिंक ये वाला, तो ये मैं जहाँ जहाँ रेड पेन यूज़ करती हूँ, मतलब वो मैंने एडिशनल नोट्स है मेरे, तो ये पहले बनाया था। उसके बाद में उसका एक जो ओशन करंट है उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इंडस्ट्री के लिए क्या है ना, तो ये वाला मेरे नोट्स है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एल नीनो ला नीना के ऊपर भी डाला है, एनसो के ऊपर उन दोनों को डिफाइन कर दिया है। अगर एनसो पूछेगा तो एनसो डिफाइन कर दिया है। एल नीनो ला नीना जो है उसको मैंने अलग से डिफाइन कर दिया है, उसका डायग्राम बना दिया है। उसके बाद में दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ दिस और इम्पैक्ट ऑफ दिस। अगेन इम्पैक्ट नेगेटिव भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है। तो मैंने मेरे नोट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों आपको नज़र आएगा। उसके बाद में इम्पैक्ट इन इंडिया,
तो एल नीनो का इम्पैक्ट क्या है और ला नीना का इम्पैक्ट इंडिया में क्या होता है, दोनों मैंने यहाँ पे अलग से नोट्स बनाया हुआ है। तो जो ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 11 है ना, तो पॉइंट नंबर 11 को आपको क्या करना है, एक एक A4 साइज शीट में आप नोट्स बनाइए डायग्राम के साथ में, ताकि वहाँ जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकें। उसके बाद में आपको क्या पूछ रहा है, ओशियानिक रिसोर्स, जो ओशन का रिसोर्स है इंडिया और उसके पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपका वो जो क्या बोलते हैं EEZs है ना, यहाँ पे है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, गूगल एंड घटना चक्र। उसके बाद में ह्यूमन माइग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो क्योंकि ये अलग से टॉपिक है तो इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा। और 13 का ह्यूमन माइग्रेशन के ऊपर रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड में और स्पेशल फोकस इन इंडिया। यहाँ पे आपको रोहिंग्यास का, बांग्लादेश से जैसे लोग आ रहे हैं, आसाम वाला जो चीज़ें हो गए वहाँ पे है ना, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है जब लोग माइग्रेट करते हैं, इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो CAA लेके आया है ना, आसाम अकॉर्ड हो गया, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन माइग्रेशन। बट दैट इज़ नॉट स्पेशल फोकस इंडिया में रखिएगा, बट वर्ल्ड में भी माइग्रेशन प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए। सीरिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो होता है वहाँ माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज़, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, ये भी आपका नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 13 एंड पॉइंट नंबर 14 के ऊपर आप 200 वर्ड्स का नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। 100 वर्ड्स आपका 100 and 150 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली इंडिया से रिलेटेड, 50-60 वर्ड आप कम से कम वर्ल्ड का कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिखिएगा, कि अगर UPPCS अगर सनक जाए आपको वर्ल्ड का पूछ ले, तो वर्ल्ड के लिए आप 3-4 जगह पे लोकेट करके आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। उसके बाद में आता है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट का टाइप क्या होता है और उसका पैटर्न, अर्बनाइजेशन का टाइप और अर्बनाइजेशन का पैटर्न, ये कहाँ से मिलेगा, घटना चक्र में इसका बहुत अच्छा नोट्स दिया है, वहीं से कॉपी कर लीजिए, उसी को रेप्लिकेट कर दीजिएगा, डायग्राम के साथ में दिया हुआ है घटना चक्र में ये, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट सिटी क्या होती है और स्मार्ट सिटी मिशन, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके उत्तर प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं, आपके उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट विलेज हैं, इसके नंबर विथ एग्जाम्पल और मैप में लोकेट कर दीजिएगा, तो एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ में अब यहाँ पे आते हैं यूपी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 10 से लेके पॉइंट नंबर 15 तक, पॉइंट नंबर 10 से लेके पॉइंट नंबर 15 तक जो है आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा वर्ल्ड और इंडिया का। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। इस टॉपिक को आप चाहें तो, ये मैंने खुद के लिए बनाया था, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके लिए मैंने क्या किया था, पर टॉपिक के लिए मुझे 1 A4 साइज़ में नोट्स बनाए, एक साइड का है ना, तो एक A4 साइज़ में मेरे 2 टॉपिक आए थे। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक, जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा है बट पोटेंशियल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर UPSC में या तो पूछा हुआ है या तो किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ में इसके बारे में डिस्कशन है करंट अफेयर्स का। तो ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसके लिए मैंने 50 से 100 वर्ड प्रिपेयर होने चाहिए, और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए 1 साइड ऑफ A4 साइज़। तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और ये PDF में तो रहेगा ही रहेगा। साइक्लोन, इसका आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, फॉर्मेशन, उसका इफेक्ट क्या है विद डायग्राम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके पीछे कम से कम 5 से 7 वर्ड, 5 से 7 पॉइंट आप रेडी रखिएगा विथ एग्जाम्पल, विथ डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद में लैंड फॉर्म्स हो गया, तो लैंड फॉर्म्स के पीछे आप क्या करना है, जो इरोजनल होता है, विंड इरोजन हो गया, वाटर इरोजन हो गया, इससे जो हमारे जो इरोजन एंड डिपोजिशन से जो लैंड फॉर्म बने हैं, वो वाले लैंडफॉर्म जिसका ग्लेशियर ओरिजिन है, क्रास्ट टोपोग्राफी करके एक चीज़ होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब वोल्केनो आता है, तो वोल्केनो से जो लावा निकल के आता है, लावा जब डिपॉजिट कर देगा तो किस टाइप के लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है, तो इसके हर एक चीज़ के पीछे आपको, इस लैंडफॉर्म के लिए हर एक पॉइंट के पीछे आपके पास में कम से कम 100 वर्ड के नोट्स होने चाहिए। कि अगर आपसे स्पेसिफिकली विंड इरोजन का लैंडफॉर्म पूछ लिया, या फिर आपका ग्लेशियर ओरिजिन का लैंडफॉर्म पूछ लिया, या फिर आपका वोल्केनिक ओरिजिन का लैंडफॉर्म पूछ लिया, तो आपके पास में स्पेसिफिक विथ एग्जाम्पल एंड विथ डायग्राम आपके पास में नोट्स होने चाहिए। इसका मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ ये रहा। अगर आप यहाँ पे रिवर इरोजन से जो होने वाले लैंडफॉर्म है, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि उसको कैसे, इरोजन एंड डिपोजिशन रिजल्टिंग फ्रॉम
फ्लूवियल इरोजन बाय रिवर फ्रॉम इट फॉर्म्स वेरियस लैंड फॉर्म्स। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद में डेल्टा का डायग्राम बना दिया है ना, ऑक्सबो लेक किसको बोलते हैं उसका डायग्राम। आप डायग्राम के साथ में इस चीज़ों को प्रिपेयर करिएगा सारे टॉपिक पे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है मेरे नोट्स का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी। इन तीनों टॉपिक का आपको ओरिजिन, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है विद डायग्राम। तो जब भी वोल्केनो अर्थक्वेक की बात करेगी तो रिंग ऑफ फायर आपको पता होना चाहिए, सरकम पैसिफिक बेल्ट आपको पता होना चाहिए, इसके पीछे आपको 100 वर्ड्स के नोट्स बना लीजिए। करंट्स की जब बात करें तो ओशनिक करंट के बारे में ओरिजिन एंड मैकेनिज्म पता होना चाहिए, वार्म करंट के एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, कोल्ड करंट के एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। इसके अलावा अभी तक एटलांटिक ओशन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो 2 साल आपको लगातार एटलांटिक ओशन का एग्जाम्पल पूछा है। तो हो सकता है 2022 में आपको पैसिफिक करंट या इंडियन करंट के ऊपर पूछे, तो आपके पास में कम से कम 4 या 5 एग्जाम्पल होने चाहिए और आपको डायग्राम बना के आप वर्ल्ड मैप के ऊपर इन्हें लोकेट कर पाएँ, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। एयर मास किसको बोलते हैं, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास, और इनका जो कन्वर्जन जोन जो है ना, क्योंकि जहाँ पे भी ये कन्वर्ज करते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है ना। ये तो आपको पता होगा, प्री में भी हमने पढ़ा है, तो इसके बारे में आपको एटलीस्ट लोकेशन आना पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ये आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए। तो जियोमैग्नेटिज्म के ऊपर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज और उसके एविडेंसेस, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया है, और ये थ्योरी क्या बोलती है, और इसके एविडेंसेस क्या क्या है, किस बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी है, इसका आपके ऊपर। तो ये जो थ्योरीज वाला पार्ट है, इसका 1 साइड ऑफ A4 साइज़ के लिए आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। तो प्रॉबेबली आपका ये जो पर थ्योरी आपके 200 से लेके 500 वर्ड्स के बीच में आपका इसका नोट्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेस्मिक वेव किसको बोलते हैं, इसके मीनिंग, इसका टाइप्स और इसके इंपॉर्टेंस, ये आपका इसका पार्ट नहीं है। सेस्मिक वेव आपका ऐसे तो स्पेसिफिकली सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मगर इससे रिलेटेड यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक में आपको क्या करना है, 2021 का पेपर उठा के देखिएगा, लैंडस्लाइड के ऊपर पूछा है ना। कहाँ पूछा है, यूपीएससी में। यूपी पीसीएस में नहीं पूछा तो हो सकता है कि यूपी पीसीएस में रिपीट करे। तो लैंडस्लाइड किसे बोलते हैं, हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड का क्या रीज़न है, और वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड का क्या रीज़न है, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर और टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है, इसके बारे में आप 50 वर्ड्स, तो जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक है सिर्फ 50 वर्ड से 100 वर्ड में आपको नोट्स बना के रखिए। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, डायग्राम है ना, वो एटमॉस्फेयर का डायग्राम, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और कौन कौन सा जो एक लेयर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे 50-50 वर्ड के आपको नोट्स बना के रखिए। मॉनसून किसे बोलते हैं, ओरिजिन और मैकेनिज्म। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसे बोलते हैं, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म। हीट बजट किसको बोलते हैं, हीट बजट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से नोट्स दिया हुआ है। कोरल ब्लीचिंग किसको बोलते हैं, क्यों हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जब भी हम कोरल ब्लीचिंग बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट होगा, तो वहाँ पे आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट कोट करना मैंडेटरी है, सब करेंगे इसलिए आपको भी करना है। डस्ट स्टॉर्म किसको बोलते हैं, एंड अर्थक्वेक स्टॉर्म्स। ये डस्ट स्टॉर्म, कोरल ब्लीचिंग, अर्थक्वेक स्टॉर्म जो है ना, स्टॉर्म्स जो है ना, ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स का पार्ट था। तो जब करंट अफेयर में न्यूज़ में काफ़ी कुछ था, 2019 और 20 का न्यूज़ है, तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे डाल दिया है। 50 वर्ड अगर आप रेडी रखते हैं, अगर यूपीपीसीएस ने बाउंसर मार दिया तो आपके पास में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लिखने को होगा। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यूपी से रिलेटेड जो है, ये जो पॉइंट नंबर 16 एंड पॉइंट नंबर 17, इसका जो मैंने जहाँ से प्रिपेयर किया है सिर्फ घटना चक्र। मैंने कोई गूगल सर्च करने का टाइम नहीं था मेरे पास में, घटना चक्र से किया है, और घटना चक्र से ही जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके मेरे आंसर बन गए, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स डिस्कस हो गए। अब जो ऊपर वाले पॉइंट है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसके सोर्स क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोड करने में मुझे डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये ऊपर वाले जो पॉइंटर्स हैं, तो देखिए यहाँ से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। अब बच जाता है जो हार्ड कोर हिस्ट्री, जहाँ पे हमको एंशंट, मिडीवल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, और उसके साथ साथ में हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, और जो हमारे एंशंट, मिडीवल एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर से यहाँ से राउंड अबाउट 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कहाँ से कवर करेंगे, तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट 60% सिलेबस बिना हिस्ट्री को छुए हमारा कवर हो गया है।
और 40% ऑफ द सिलेबस हमारा हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो ये मैं आने वाले वीडियो में कवर करूँगी।